स्टूडेंट्स, बुनियाद फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, जिसकी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज ये चौथा वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। सो प्लीज़ आई होप कि अब तक आप लोगों ने है ना वो सारे पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे। तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गाउस का नियम पढ़ा, विद्युत फ्लक्स पढ़ा, उसके अनुप्रयोग पढ़े, नियम का गणितीय रूप पढ़ा। अभी तक हम लोग 3 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे अनुप्रयोग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा अनुप्रयोग क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि गोलीय कोश क्या होता है। गोलीय कोश हम ऐसा खोखला गोला मान सकते हैं जिसको कि यदि आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, अर्थात पूरा का पूरा आवेश उसकी सतह के ऊपर होता है। गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गोलीय कोश लेंगे। ठीक है, तो मैं एक गोलीय कोश ले लेती हूँ। अब गोलीय कोश है तो इसका केंद्र भी होगा, इसकी त्रिज्या भी होगी। तो हम लोग बात करते हैं, गोले का केंद्र हमने मान लिया O और त्रिज्या कितनी है? R। अब इस गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि हमें एक बिंदु लेना पड़ेगा, और अगर गाउस का नियम अप्लाई करना है तो उस बिंदु के लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। यहाँ हम गोले की बात कर रहे हैं तो गाउसियन पृष्ठ भी कैसा लिया जाएगा? गोलाकार ही ले लिया जाएगा। यहाँ देखिए 3 संभावनाएं हो सकती है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो बिंदु या तो गोले के बाहर हो, या गोले की सतह पर हो, या गोले के अंदर हो। तो यहाँ हम लोगों को कितने तरह की संभावनाएं प्राप्त होती है? 3 तरह की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको अभी बताया था, गोलीय कोश का मतलब क्या है? खोखले गोले की तरह आप इसको देख सकते हैं। और खास बात क्या होगी कि इसका पूरा का पूरा आवेश जो है वो गोले की पृष्ठ के ऊपर होगा, अंदर आवेश का मान 0 होगा। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला है। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, और आवेश कितना है? कैपिटल Q। तो पूरा का पूरा कैपिटल Q कहाँ है? इसकी सतह पर स्थित है। पूरा का पूरा आवेश इसकी सतह पर स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब बिंदु, सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P को कहाँ रखा जाएगा? गोले के बाहर रखते हैं। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन क्या हो जाएगा? जब P गोले के बाहर स्थित हो, जब P गोले के बाहर स्थित हो, तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई बिंदु P स्थित है। अब गाउसियन नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं? एक स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय कोश की कल्पना करते हैं। और बिंदु P कहाँ है? जिसकी परिधि पर स्थित है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और बिंदु P जिसकी परिधि पर स्थित है। अब हम कह रहे हैं कि संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर स्थित होता है, तो यहाँ आवेश घनत्व कौन सा लिया जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब एक चीज और कि यहाँ बाहर स्थित हो तो क्या होगा? कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r ग्रेटर देन होगा कैपिटल R। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आवेश घनत्व कौन सा लिया जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब हम अच्छे से जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब r कौन सा आएगा? हम बात कर रहे हैं अंदर वाले पृष्ठ की, तो आवेश भी कौन सा, त्रिज्या भी कौन सी आएगी? r स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश स्थित कहाँ है?
इस अंदर वाले पृष्ठ पर तो पृष्ठ आवेश घनत्व किसका होगा, अंदर वाले का, और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। यहां से अगर क्यू का मान निकालना चाहे तो क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ये वैल्यू हम लोगों को क्यू की मिल जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब गोलाकार पृष्ठ होता है या कोई बिंदु आवेश होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है, बाहर की ओर त्रिज्यीय होती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र देखिए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्यीय होती है और तल के लंबवत होती है। तो यहाँ देखिए अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए इस पॉइंट पे, तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्षेत्रफल अल्पांश की बात करें तो क्षेत्रफल अल्पांश भी क्या होता है, तल के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो गए, सेम ही डायरेक्शन में हो गए, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। तो हम लोग बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। अब विद्युत फ्लक्स क्यों लिया गया है, क्योंकि गाउस का नियम लगाना है। तो गाउस का नियम क्या ज्ञात करता है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करता है। तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना होगा। अब विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस। ठीक है, यहाँ ई डॉट डी एस का मतलब क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ds और e के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, e ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमें क्या मिलेगा, e ds। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग e ds लिखते हैं तो ds किसके लिए है, इस पूरे पृष्ठ के लिए है। तो ds का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो उसका मान कितना होगा, देखिए ये ds किसके लिए आया है, बाहर वाले गोले के लिए। तो गोले का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन अब हम बात किसके कर रहे हैं, बाहर वाले गोले की। तो बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। तो मैं क्या लिखूंगी, फाई बराबर e 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें फाई का मान कितना मिला, ये मिला। इसको मैं लिख देती हूँ समीकरण नंबर 1। अब हम अप्लाई करते हैं गाउस का नियम। गाउस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा क्यू मैंने क्या कहा था कि कुल आवेश कितना है, कैपिटल क्यू। तो मैं वैल्यू लिख देती हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 में फाई का मान ये रहा, समीकरण 2 में फाई का मान ये रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, e 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए e के साथ की सारी चीजें इधर भेज देते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब मैं q का मान रखती हूँ, q का मान कहाँ से रखेंगे, इस समीकरण से। ठीक है, a लगा देती हूँ मैं इसको, q का मान रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। अगर हम लोग क्यू का मान नहीं रखते हैं तब क्या होगा, तो आप एक बार वो देख लीजिए, बाद में हम इसे करते हैं। अगर क्यू का मान नहीं रखा जाता है तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, ये उसी समीकरण के बराबर है जो हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए E का मान कब मिला हमें, जब बिंदु P गोले के
बाहर स्थित हो। बिंदु P कहाँ स्थित है? गोले के बाहर स्थित है। तो इसको हम लगा देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट अपने को मिल जाएगी। किसके कारण है ये? गोलीय कोश के कारण। जब बिंदु कहाँ स्थित हो? गोले के बाहर स्थित हो। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिए। सबसे पहले क्या किया? एक गोलीय कोश की कल्पना करी जिसका केंद्र है O और जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। गोलीय कोश है तो संपूर्ण आवेश कहाँ स्थित होगा? इसके पृष्ठ पर स्थित होगा। आवेश का मान कितना है? Q। ठीक है। उसके बाद देखिए कि हमने माना है कि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। बाहर स्थित है तो फिर हमने क्या किया? एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी। गाउसियन पृष्ठ कैसा था? गोलाकार। और बिंदु P कहाँ स्थित था? उसकी परिधि पर। त्रिज्या कितनी मानी हम लोगों ने? स्मॉल r। अगर बाहर स्थित है तो स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा। उसके बाद हम अगर पृष्ठ आवेश घनत्व ले तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। Q का मान ये रखा जा सकता है, जो कि मैंने अभी नहीं रखा है। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है। फिर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट ds निकाला, जो कि होता है ई ds कोस थीटा। थीटा का मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ? 0 डिग्री। कोस 0 का मान 1 हो गया, ई ds प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए ds का मान कितना है? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि ds बाहर वाले जिस गाउसियन पृष्ठ की हम लोगों ने कल्पना करी है उसका क्षेत्रफल है। तो ये 4 पाई r स्क्वायर मिल गया और फिर समीकरण 1 और 2 को मिलाकर हमने ये रिजल्ट प्राप्त कर लिया। यहाँ देखिए एक चीज और मिलती है, E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसे देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो या फिर हम कह सकते हैं सतह पर स्थित हो। देख लिया होगा। चलिए आगे देखिए। अगला टॉपिक हम लोग कौन सा लेंगे? जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो देखिए यहाँ अगर मैं P को बना देती हूँ तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना अगर मैं करती हूँ तो यही वाला गाउसियन पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा, सेम। ठीक है। तो उससे क्या होगा? स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? जब P गोले के पृष्ठ पर कह सकते हैं, सतह पर कह सकते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से कहने का मतलब क्या है कि समीकरण फर्स्ट में हम लोग स्मॉल r और कैपिटल R को बराबर कर देंगे। देखिए ये आ जाएगा गोले के पृष्ठ पर। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो तीसरी कंडीशन लेते हैं, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? गोले के अंदर स्थित हो। अंदर अगर स्थित होता है तो इस बार मैं क्या कहूंगी कि ये P यहाँ नहीं होकर यहाँ है। अब अगर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो वो ये मिलता है। त्रिज्या अगर स्मॉल r लेते हैं तो यहाँ कंडीशन क्या हुई कि इस बार जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा हो गया है। देखिए ये वाली कंडीशन है। लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो गोलाकार पृष्ठ है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां आवेश ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? चूंकि E बराबर विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होगा? आवेश 0 होता है। कहाँ बात कर रहे हैं हम? गोलीय कोश के अंदर आवेश का मान कितना होता है? 0। तो E का मान कितना प्राप्त होगा? 0। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए
कि यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे थे, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित था तो हम लोगों को मिला KQ/r²। जब पृष्ठ पर स्थित था तो KQ/R²। और जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर चला गया तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना मिला, 0। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफीय निरूपण करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए यहाँ खास बात क्या है कि E समानुपाती 1/r² है, यहाँ समानुपाती 1/R² है। सतह पर ये जो वैल्यू होती है ना, ये मैक्सिमम मान होता है। सतह पर जो मान प्राप्त हुआ वो कैसा है, मैक्सिमम है। तो हम लोग इसको ग्राफीय निरूपण करते हैं तो कैसे किया जाएगा, ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। इधर मैंने ले लिया r, इधर मैंने ले लिया e। अब खास बात क्या है कि किसी एक पॉइंट पर जब पृष्ठ पर स्थित था तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर थे। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और इस तरफ क्या हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर देन r होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। यहाँ मैं मान लेती हूँ कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है, KQ/R²। उसके बाद देखिए जैसे जैसे स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होता रहता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से E समानुपाती 1/R²। ठीक है, तो ये था गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला डेरिवेशन क्या है, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए अगला है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आप लोगों को एक बात ध्यान देनी होगी कि चालक गोले को जितना भी आवेश दिया जाता है वो संपूर्ण आवेश चालन करके उसकी पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, अगर चालक गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ गया तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा गोलीय कोश की तरह। क्यों, क्योंकि गोलीय कोश की खास बात क्या थी कि उसका संपूर्ण आवेश कहाँ था, उसके पृष्ठ पर स्थित था। तो सिमिलरली अगर चालक गोला लिया जाता है तो उसका पूरा का पूरा आवेश कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर होगा, अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको गोलीय कोश मानकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, गोलीय कोश का पूरा डेरिवेशन पढ़ा है, वो सेम डेरिवेशन किस में रहेगा, चालक गोले में रहेगा। तो आप उसी को एक बार वापस पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले डेरिवेशन की। यहाँ चालक गोले का जो भी डेरिवेशन निकलता है वो गोलीय कोश के जैसा ही होगा, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं करवा रही हूँ। अभी हम अगले डेरिवेशन की बात करेंगे। अगला डेरिवेशन क्या है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अचालक गोले की बात अगर की जाए तो उसको जितना भी आवेश दिया जाता है वो सिर्फ पृष्ठ पर नहीं आता, वो उसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होता है। बस आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि अचालक गोले में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि अचालक गोले को जितना आवेश दिया जाता है वो उसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होता है, यूं नहीं कि पृष्ठ पर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ भी बिंदु P क्या होगा, गोले के बाहर होगा, गोले के पृष्ठ पर होगा और गोले के अंदर भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैपिटल R त्रिज्या के अचालक गोले की कल्पना करते हैं। कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला लिया, इसको आवेश कितना दिया गया है, Q, और संपूर्ण आवेश कहाँ है, इसके पूरे आयतन में वितरित है। आयतन का मान हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल V मान लेते हैं। तो आवेश कितना है, देखिए त्रिज्या हो गई R, आवेश Q, आयतन
v। तो ये पूरा का पूरा आवेश जो Q है वो संपूर्ण आयतन V में समान रूप से वितरित रहेगा। ठीक है, अगर समान रूप से वितरित रहेगा तो यहाँ आवेश घनत्व कौन सा काम में लेना पड़ेगा? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? रो से। फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था? dq अपॉन dv पढ़ा था, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप वहां अल्पांश के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ पूरे गोले की बात कर रहे हैं। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये रहेगा रो का मान। यहाँ से आप क्यू निकालना चाहें तो आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो। तो ये अगर जरूरत पड़े तो काम में लेंगे, नहीं तो आप इसको बस ध्यान में रखिए कि ऐसा मान भी रखा जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे? कोई बिंदु P लेंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम बात करेंगे इस पर, बिंदु P पर किसका मान ज्ञात करना है? E का मान ज्ञात करना है। पिछले डेरिवेशन की तरह ही होगा। P को कहाँ कहाँ रखा जाएगा? P को अचालक गोले के बाहर रखा जाएगा, सतह पर रखा जाएगा और अचालक गोले के अंदर रखा जाएगा। देखिए, पहला डेरिवेशन क्या रहेगा? जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो। पहले डेरिवेशन में स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। स्मॉल r क्या है? उस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या जिसकी कल्पना हम लोगों ने की है। देखिए, ये जो है, ये r है और ये वाली क्या कहलाएगी? स्मॉल r। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया था, सेम टू सेम वही करना है। तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। फाई का मान क्या होता है? E डॉट ds। अब कोई भी गोलाकार पृष्ठ अगर हम लेते हैं तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो कैसी होती है? उस पृष्ठ के लंबवत होती है और त्रिज्यीय होती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी रहेगी? ये। और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा भी कौन सी रहेगी? ये। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश दोनों की दिशा क्या है? सेम है। तो थीटा का मान कितना मिलेगा? 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान पिछले डेरिवेशन में भी रखा था, 1 होता है। तो फाई का मान कितना मिलेगा? E ds। ds का मान कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फाई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये पहली समीकरण। अब पिछले डेरिवेशन की तरह ही हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? गाउस का नियम। तो गाउस नियम से क्या होगा? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान जरूरत पड़ी तो रखेंगे, नहीं तो यही रहने देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? E 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का मान कितना मिला? Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बना सकते हैं? K बना सकते हैं। तो वापस क्या मिला? KQ अपॉन r स्क्वायर। तो एक कंडीशन में तो ऐसा मिलता है, लेकिन जब हम इसका
तीसरा केस पढ़ते हैं बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तब ये वाली चीज लागू नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Q का मान रख देंगे। तो रखिए Q का मान। अगर इसमें ये देखिए यहाँ मैंने निकाल कर रखा हुआ है Q का मान, से आप लोग कॉपी पेन तो लेकर बैठते हैं ना, अगर नहीं बैठते तो अब बैठने लग जाइए। Q का मान रखते हैं, देखिए 4/3 पाई r क्यूब रो, और बट्टे में क्या है 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब बटा स्मॉल r स्क्वायर। वैल्यू कितनी मिली, E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये किसका मान मिला हम लोगों को, E का मान। E का मान कब मिला, जब बिंदु P H अलग गोले के बाहर स्थित हो। बिंदु P बाहर है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, E आउट लिख सकते हैं। आप चाहो तो आउट लिख दो, आप चाहो तो सिर्फ O भी लगा सकते हैं। इसको मैं लगा देती हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब बिंदु P H अलग गोले के बाहर स्थित था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आउट कितनी प्राप्त हुई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अगर इनका सदिश निरूपण लेना हो तो आप जानते हैं क्या करना है, यहाँ साथ में r कैप आ जाएगा। कौन सा r कैप, दूरी कौन सी है, स्मॉल r, जो कि परिवर्तित हो रही है, इसलिए स्मॉल r के साथ क्या लगा दिया जाएगा, कैप लगा दिया जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। तो सतह पर स्थित होगा तो क्या होगा, पिछले डेरिवेशन में भी हम लोगों ने देखा था स्मॉल r और कैपिटल R क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल r और कैपिटल R को बराबर करके इस समीकरण में वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ H अलग गोले के अंदर खास बात क्या है कि इसका जो भी आवेश है वो पूरे गोले के अंदर समान रूप से वितरित होता है। तो इसके चित्र में हम लोग इस पूरे में आवेश दिखा सकते हैं। पिछले डेरिवेशन में तो क्या था, पृष्ठ पर वितरित होता है, तो हम लोगों ने आवेश कहाँ दिखाया था, केवल पृष्ठ पर दिखाया था। लेकिन अब क्या है, पूरे आयतन में समान रूप से वितरित है, तो हम पूरे गोले के अंदर उस आवेश को वितरित होता हुआ दिखा सकते हैं। देखिए अगला डेरिवेशन, अगला डेरिवेशन क्या रहेगा, जब बिंदु P सतह पर स्थित हो। सतह पर कह सकते हैं, पृष्ठ पर कह सकते हैं। स्मॉल r और कैपिटल R क्या होंगे, बराबर होंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में अगर मैं मान रखती हूँ तो E सतह पर है, तो हम इसको सरफेस कह सकते हैं। तो इसको मैं ES लिख सकती हूँ, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो E पृष्ठ लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वैसे ज्यादा सही रहेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है कैपिटल R क्यूब और नीचे है स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ES बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R, ये वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये कब है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। अब हम तीसरा डेरिवेशन करते हैं। तीसरा डेरिवेशन क्या है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। बिंदु P कहाँ स्थित हो, गोले के अंदर स्थित हो। अगर गोले के अंदर स्थित करेंगे तो स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से
छोटा होगा। देखिए अगर मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर से छोटा करती हूँ, मैं चित्र दोबारा बना रही हूँ, ये है कैपिटल आर। अगर बिंदु पी को इसके अंदर बना दिया जाए तो यहाँ जो गोला बनेगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए पहले इस पूरे के अंदर आवेश क्यों था, सब जगह, लेकिन अब क्या हुआ कि इस जब बिंदु P को हम अंदर स्थित मानते हैं तो पूरा का पूरा आवेश गाउसियन पृष्ठ के अंदर नहीं है। देखिए कुछ आवेश आया है, ये वाला, थोड़ा आवेश बाहर रह गया ना, तो जो आवेश बाहर रह गया है वो पूरा और बाहर वाला और अंदर वाला मिलाकर क्यों था, लेकिन अब अंदर आवेश का मान कम हो गया तो हम उस आवेश को क्या मान लेते हैं, इस अंदर वाले आवेश को मान लेते हैं Q डैश। बस इतना सा अंतर है, इस आवेश को हम लोग क्या मान के चलेंगे, Q डैश। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं फाई की। फाई क्या होगा, E डॉट ds, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो E ds cos 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ds का मान कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गाउस नियम से, गाउस नियम से फाई क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा क्यू का मान कितना है, देखिए इससे के अंदर जो परिबद्ध आवेश है सिर्फ वो, ये जो स्मॉल r त्रिज्या का जो गोलाकार पृष्ठ है इसके अंदर जितना आवेश है वो होगा सिग्मा क्यू। तो इसके अंदर के आवेश को हमने क्यू डैश माना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, E का मान मिलेगा Q डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये मिलेगा E का मान। अब देखिए ये सारी चीजों से तो हम परिचित हैं, Q डैश ऐसा है जो हम लोगों को नहीं पता है। तो अब हमारा काम क्या है, Q डैश का मान ज्ञात करना। ये चीज थोड़ा सा अच्छे से देख लें, Q डैश का मान कैसे ज्ञात करना है। इसको मैं 3 नंबर समीकरण लगा देती हूँ और ये सारी समीकरण काम की नहीं है, हटा देती हूँ। देखिए एक बार वापस लिख लेती हूँ मैं, E आउट का मान कितना है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r स्क्वायर। ये E आउट हो जाएगा, ये E सरफेस हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, E इन, अंदर वाले की बात कर रहे हैं तो अंदर वाले की बात के लिए क्या करना पड़ेगा, Q डैश का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि जो बड़ा वाला गोला है, जो कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, उसके अंदर आवेश कितना है, कैपिटल Q। तो हम लोग क्या कहेंगे, 4/3 पाई r क्यूब आयतन में उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश कितना है, Q। ठीक है, तो एकांक आयतन में कितना होगा, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन हमें कितना आवेश चाहिए, जो कि स्मॉल r त्रिज्या के गोले के अंदर बंद है। तो स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आयतन कितना है, स्मॉल r क्यूब आयतन में उपस्थित आवेश, वैल्यू कितनी है, Q डैश। Q डैश का मान कैसे निकलेगा, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये वाला, और गुणा में क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। Q डैश का मान कितना मिलेगा, Q
स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। क्यू डैश का ये मान ले जाकर यहाँ रखते हैं तो ए का मान कितना प्राप्त होगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। यहाँ देखिए 2 r 1 r से कैंसिल हो जाएंगे तो ई इन का मान कितना मिलेगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, देखिए अब अगर यहाँ Q का मान रख दिया जाए, देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है, ध्यान दीजिए। Q डैश तक की बात तो समझ में आई गई। Q डैश का मान कितना आया ये। अब अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे Q का मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, Q डैश का मान यहाँ रख दिया। Q डैश का मान यहाँ रखने से ये समीकरण मिली। अब Q का मान अपने पास कितना था, याद कीजिए, Q का मान था 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, नीचे क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर आर क्यूब। यहाँ क्या होगा, देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण क्या मिलेगी हमें, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 1/r। ये देखिए ये समीकरण हमें प्राप्त हुई, क्योंकि आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा 1/r। तो खास बात क्या है, देखिए यहाँ 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखिए हम लोग अगर इसका मान नहीं रखते हैं तो क्या होता है, तो ज्यादा जरूरी यही है, वैसे आपकी बुक में भी यही दे रखा है कि इस क्यू का मान अगर नहीं रखते हैं तो क्या होगा। तो अगर क्यू का मान नहीं रखा जाता है तो यहाँ देखिए हमें वैल्यू कितनी मिली, क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 मिनट मैं इसको दोबारा कर देती हूँ, देखिए ये रहा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब बच गया और यहाँ क्या आया, देखिए 1 r यहाँ आ गया। ठीक है, तो अगर इसका मान आप रखना चाहें, रो के पदों में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहें तो इतना मान काफी है। देखिए फिर भी मैं निकाल देती हूँ, एक बार वापस लिख देती हूँ। यहाँ ध्यान रखिए ये स्मॉल r ऊपर है, Q का मान रखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ r अपॉन आर क्यूब। ये देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई इन का मान कितना मिलेगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ई आउट ये रहा, ई सरफेस ये रहा, ई इन का मान रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा ई इन का मान। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वैल्यू मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम रहेगा। यहाँ देखिए ई आउट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ ई इन को देखिए दूरी के समानुपाती है। तो अगर इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, बार बार अगर रिवाइज करवाया जाए तो आप लोग खुद रिवाइंड और फॉरवर्ड करके बार बार देखते रहें, चीजें आराम से समझ में आती रहेगी। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो किस किस के बीच में होगा, ई और आर के बीच में। आर की 3 स्थितियां, यहाँ मैं ले लेती हूँ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर,
इधर मैं ले लेती हूँ स्मॉल आर लेस देन आर, और इस तरफ क्या आ जाएगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, अब देखिए ई सरफेस मैक्सिमम होता है, यहाँ मैंने ई सरफेस बना दिया, ये क्या है ई सरफेस। ई इन किस तरफ होगा, इस तरफ। यहाँ ये क्या है, दूरी के समानुपाती है, समानुपाती है तो ग्राफ कैसा रहेगा, समानुपाती रहेगा, ई इन समानुपाती आर। और इधर क्या है, ई आउट, आउट कौन सा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आ जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके सदिश रूप अगर लिखने हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबके साथ आर कैप लगा दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे आगे का चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।